जो चोर है वो कोतवाल को डांट रहा है और वो कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत, तुम सब मारे जाओगे, ये अल्फाज से हेट स्पीचेस होने दी गई, जहां जिसमें जेनोसाइड की अपील की गई पब्लिकली, पब्लिक मंच से और टेलीविज़न पर दिखाया गया, नरसंहार की बातें की गई और उन लोगों के ख़िलाफ़ अभी तक कोई पुख्ता मुकदमा कायम नहीं किया गया है। इजहार राय के नाम पे मैं गालियाँ देने लगूँ? क्या मैं आपके ख़िलाफ़ नफ़रती आमेज़ भाषण देने लगूं या मैं कह दूं कि मैं आपका कत्ल कर दूंगा? तो ये भी इजहार राय की बात होगी। सिर्फ जेल जाना या उनको कुछ दिन के लिए जेल पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। प्रधानमंत्री जी, कुछ करके दिखाना होगा। आप काम उनके ख़िलाफ़ करेंगे और चाहेंगे कि मुसलमान आपके साथ हो जाए। सीनियर जर्नलिस्ट कुर्बान अली साहब हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आपने धर्म संसद को लेकर वो याचिका डाली थी, काफ़ी चर्चा का विषय वो रहा। सर, क्या आपको लगता है कुर्बान साहब के जो याचिका डाली गई उसके बाद जो सब कुछ हुआ, जो सज़ाएं हुई, क्या वो काफ़ी थी? और क्या आप उस पर मुतमईन हैं? जितने दिन के लिए ये लोग जेल में गए, क्या वो काफ़ी है? देखिए, अभी उस क्राइम के बारे में कोई सज़ा नहीं सुनाई गई। सिर्फ इतना हुआ कि कुछ दिनों के लिए ये लोग जेल चले गए और ज़मानत करा करके बाहर आ गए। हमारा मुकदमा अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें लगातार सुनवाई हो रही है और उसमें 3 रियासती हुकूमत, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार, ये पार्टी हैं और ये चारों लोग दोषी हैं। इन लोगों ने हेट स्पीचेस होने दी गई, जहां जिसमें जेनोसाइड की अपील की गई पब्लिकली, पब्लिक मंच से और टेलीविज़न पर दिखाया गया, नरसंहार की बातें की गई और उन लोगों के ख़िलाफ़ अभी तक कोई पुख्ता मुकदमा कायम नहीं किया गया है। तो सिर्फ जेल जाना या उनको कुछ दिन के लिए जेल पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि एक ऐसी नज़ीर बने ये हेट स्पीच में इन लोगों को सज़ा दे करके, लंबी सज़ा दे करके, ताकि दूसरे लोग भी इससे इबरत हासिल करें और उनके सामने एक नज़ीर हो कि हेट स्पीच दे करके आप स्कॉट फ्री नहीं जा सकते। अभी क्या हो रहा है, ज़्यादातर अदालतों में ये कहा जा रहा है कि हेट स्पीच का जो क्राइम है वो डिफाइंड नहीं है और केंद्र सरकार से कहा गया है कि वो इस बारे में कानून बनाए, लेकिन जो मौजूदा कानून हैं वो काफ़ी हैं। उन कानूनों के तहत भी सज़ाएँ सुनाई गई हैं, लेकिन उसमें फ़र्क किया जाता है, तो वो फ़र्क ख़त्म हो और जो भी दोषी हो, चाहे किसी भी धर्म, जाति, भाषा का हो, उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक चीज़ ये कही जाती है, जो हेट स्पीच होती हैं, माना जाता है वो हेट स्पीच हैं, हम लोग भी कहते हैं है, लेकिन जो हेट स्पीच देते हैं वो अपना जवाब ये कहते हैं कि ये इजहार राय है, राइट टू स्पीच है, इसकी इजाज़त हमें भारत देता है, हमारा संविधान इसकी इजाज़त देता है, हम जो चाहें बोलें। क्योंकि मैं अभी ट्वीट देख रहा था तो सुदर्शन न्यूज़ वाले जो हैं साहब, उनका ट्वीट में देख रहा था, वो कहते हैं कि इजहार राय है हमारी। देखिए, ऐसा है, ये बिल्कुल बकवास बात है। इजहार राय के नाम पे मैं गालियाँ देने लगूं? क्या मैं आपके ख़िलाफ़ नफ़रती आमेज़ भाषण देने लगूं या मैं कह दूं कि मैं आपका कत्ल कर दूंगा? तो ये भी इजहार राय की बात होगी। इजहार राय का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो कुछ कहें, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हर चीज़ को डिफ़ाइन किया है और हर जज भी जानता है, देने वाला भी जानता है, सुनने वाला भी जानता है, पुलिस भी जानती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी जानती है कि क्या होती है हेट स्पीच और हेट स्पीच के तहत मुकदमे किए जा रहे हैं। अफसोस ये है कि मुकामी जो इंतज़ामिया होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, वो अपने आकाओं की तरफ देखते हैं और जब तक उनसे कोई सिग्नल नहीं मिलता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं करते। इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि हमारे मामले में उस तथाकथित स्वामी ने ये कहा कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री मेरे पैर छूते हैं, पुलिस मेरा बाल बांका नहीं कर सकती। पुलिस जब उन्हें पकड़ने गई, उसका आप वीडियो देखें तो आपको उसमें लगेगा कि वो पुलिस वाले हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि स्वामी जी चलिए, और वो फिर उसको बहला फुसला करके लेके जाते हैं और बाद में उनके ऊपर मुकदमा कायम किया जाता है। तो ये दहशत है। तो जो चोर है वो कोतवाल को डांट रहा है और वो कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत, तुम सब मारे जाओगे, ये अल्फाज से, तो फिर कहाँ कौन काम करेगा? तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस आएँ, एक सख्त फैसला सुनाया जाए, ताकि इस तरह के लोगों को, जो इस मुल्क को खाला जी का घर समझते हैं, जो ये कहते हैं कि हम इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, पार्लियामेंट को नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। और आपकी इत्तला के लिए, इसी मामले में
जो गवर्नमेंट का एडवोकेट जनरल था उसने कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू की है, क्योंकि कई जो लोग हैं इसमें मुलजिम उन्होंने ये बयान दिए थे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि जो लोग उन्हीं को चैलेंज कर रहे हैं क्या वो स्कॉट फ्री आएंगे या उन्हें पनिश किया जाएगा। इन तमाम हालात को लेकर कुछ लोग आरएसएस चीफ मोहन भागवत से भी मुलाकात कर रहे हैं कि ये हालात सुधर जाएं। ये बहुत दिन से चल रहा है, इसका कुछ होने जाने वाला नहीं है। हमने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के और सरकार के बीच ट्रस्ट डेफिसिट है। तो मैंने कहा ट्रस्ट डेफिसिट के लिए प्रधानमंत्री जी कुछ करके दिखाना होगा। आप काम उनके ख़िलाफ़ करेंगे और चाहेंगे कि मुसलमान आपके साथ हो जाए, वो होने जाने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, हर दौर में हर तरह के लोग मौजूद हैं, वो हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं, जो वक्त के साथ रहते हैं, सिक्का राइजुल वक्त कहलाते हैं। तो वो कुछ लोग हैं जो अपनी नौकरियों के लिए जिन्हें कुछ हासिल करना है वो कर। अगर आरएसएस एक बामाने बहस चलाना चाहता है तो ये जो सारी खुराफातें हो रही हैं पिछले 8 साल से लिंचिंग के नाम पे, आप पूरी दुनिया में कहाँ पे आप खड़े हुए हैं? आपका किस पायदान पे हैं आप? आपको पूरी दुनिया हंस रही है कि आप क्या कर रहे हो। आप इतनी बड़ी हेरिटेज थे, कल्चर थे, आपने सब कुछ तबाह कर दिया। और आप अब ये लुम्पेन एलिमेंट जिनको फ्रिंज एलिमेंट कहा जाता, फ्रिंज नहीं, उनको एक पूरी सपोर्ट हासिल है इस्टेब्लिशमेंट से और उस आइडियोलॉजी से जिसके लिए वो काम करते हैं। तो ये जो गौरक्षा का पूरा मामला है ये सब इसी में शामिल है, इनको भी सपोर्ट हासिल है सब कुछ। ये हो क्या रहा है? ये कहलाता है ब्लेटेंट मेजॉरिटेरियन कम्युनल एजेंडा। इसके तहत आप देख रहे हैं कि 2014 से लगातार उसी लाइन पर इलेक्शन लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं और ये बताया जाता है कि ये मुल्क सिर्फ एक कम्युनिटी का है, बाकी लोगों को नंबर 2 का शहरी बनकर के रहना हो तो वो रह सकते हैं। एनआरसी और सीएए इसीलिए लाया गया। और आप देख लीजिए कि उस रूलिंग जमात की जो भारत के संविधान की कसम खा कर के उन पदों पर बैठते हैं, उनके विधानसभाओं में कितने सदस्य हैं दूसरे धर्मों के, पार्लियामेंट में कितने हैं? तो ये क्या इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है? ये क्या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है? क्या ये लोकतंत्र का सही रूप है? आप तर्क दे सकते हैं कि ये जो है भारतीय संविधान के तहत चुनाव हुआ, चुनाव में तो डेमोक्रेसी में यही होता है कि जो मेजॉरिटी होती है वो जीत करके आती है। हाँ, एक आखिरी सवाल कुर्बान साहब पूछना चाहूँगा। आप लोग कम्युनल हार्मनी की बात कर रहे हैं, आज उसी को लेकर आप यहाँ बैठे भी हैं, कैसे आगे बढ़ना है वो सारी चीज़ें आप लोग तय कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हम लोग देखते थे कि लोग सड़क पर उतरते थे, प्रदर्शन करते थे, हर चीज़ को लेकर उस पर बाकायदा आवाज़ उठाई जाती थी, सरकारों तक पहुँचाई जाती थी। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि बस बंद कमरों में बैठकर मीटिंगें होती हैं, बात होती है, एजेंडे तैयार किए जाते हैं। वो जोश और वलवला नज़र क्यों नहीं आता? अब वो कमज़ोर क्यों पड़ गया कि जिसके ज़रिए आवाज़ पहुँचती थी ऊपर तक? देखिए, मैं अभी भी मायूस नहीं हूँ, मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ। इस मुल्क का जो मिजाज है वो सेक्युलर है, इस मुल्क की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो सेक्युलर है। जिस दिन वो कम्युनल हो जाएगी उस दिन इस मुल्क में बाकी लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप सही कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस कहीं ना कहीं डिफीट हो रही हैं, वो अब सड़कों पे नहीं आ पा रही हैं। और जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, चाहे वो राम मंदिर को लेकर के हो, आर्टिकल 370 को लेकर के हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के हो, ट्रिपल तलाक को लेकर के हो, या और किसी भी चीज़ में जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग नंबर 2 के शहरी बनते हुए दिखें, उसकी मुखालिफत करने के लिए ना तो पॉलिटिकल पार्टीज़ आ रही हैं, ना सिविल सोसाइटी आ रही है, मीडिया तो माशाअल्लाह, और जुडिशरी भी उससे इन्फ्लुएंस हो रही है। तो ऐसे में ये हिंदुस्तान के लिए इम्तहान का वक्त है। हिंदुस्तान को ये तय करना है कि वो पाकिस्तान के रास्ते पर चलेगा या अपने उस रास्ते पर चलेगा जो हज़ारों साल से चलता आ रहा है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सीनियर जर्नलिस्ट कुर्बान अली साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।